मैं पीएम मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, राजेश पायलट, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज लालसोट। विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड आधुनिक विश्व का इतिहास के अंतर्गत जापान का आधुनिकीकरण एवं एक बड़ी शक्ति के रूप में अभ्युदय टॉपिक पर चर्चा करेंगे। 23 सितंबर 1543 को पुर्तगाली ने सर्वप्रथम जापान में प्रवेश किया था। 16वीं शताब्दी के अंत में पुर्तगाली, स्पेन और डच व्यापारियों ने जापान में प्रवेश किया और जापानी जहाज एशिया के देशों के बंदरगाह पर पहुंचने लगे। किंतु जापानी लोग विदेशियों की घुसपैठ से भयभीत होने लगे थे। अतः 1614 ईस्वी में जापान ने ईसाइयों और धर्म प्रचारकों का प्रवेश निषेध कर दिया था। सभी गिरजाघरों को नष्ट कर दिया तथा सभी जापानी ईसाइयों को ईसाई धर्म छोड़ने का आदेश दिया। 1637 में 2 आज्ञाएं प्रसारित की गई, जिसमें जापान का द्वार विदेशियों के लिए पूर्णतः बंद कर दिया और लगभग 200 वर्षों के एकांतवास में जापान के आंतरिक एवं बाह्य शांति स्थापित करने में सफल रहा। कैमोडोर पेरी का आगमन 3 जुलाई 1853 को कैमोडोर पेरी 4 युद्धपोत लेकर यूडो की खाड़ी में उतरा और उसने जापान के अधिकारियों से प्रार्थना की कि वे जापान के बंदरगाहों में अमेरिकी युद्धपोतों को ठहरने की सुविधा दें। उसने उपहार के रूप में पश्चिमी तार रेल व्यवस्था के 2 मॉडल भेंट किए थे। कैमोडोर पेरी ने अमेरिकी राष्ट्रपति का एक पत्र भी जापान के शोगुन को प्रस्तुत किया। जापान की सरकार ने अमेरिकी प्रस्तावों पर विचार करने के लिए कुछ समय मांगा। अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल ने 1 वर्ष पश्चात पत्र का उत्तर लेने के लिए आने की बात कही। 13 फरवरी 1854 को कैमोडोर पेरी 8 युद्धपोत लेकर जापान पहुंचा। कनागावा की संधि 31 मार्च 1854। पेरी का प्रयत्न सफल हुआ और 31 मार्च 1854 को जापान और अमेरिका के बीच में कनागावा की संधि संपन्न हुई। इस संधि में निम्न बातें थी। विदेशी जहाज़ों को ये अधिकार होगा कि वो शिमोदा और हाकोदाते के बंदरगाह पर रसद प्राप्त करने, ताज़ा पानी लेने, कोयला भरने तथा अपनी मशीनों की मरम्मत कराने के उद्देश्य से आ जा सकते हैं। शिमोदा में एक वाणिज्य दूतावास स्थापित करने की अनुमति भी दे दी गई। यह भी निर्णय लिया गया कि व्यापारी केवल यहाँ स्थानीय विनियोग के अधीन ही किया जा सकता है। वास्तव में यह एक मैत्री संधि थी, परंतु 200 वर्षों की जापानी पृथकता को ध्यान में रखकर देखने से पेरी की यह संधि एक बड़ी सफलता थी। इस संधि का महत्व इसमें था कि जापान की एकांकीपन की नीति समाप्त हो गई। शीघ्र ही अन्य राष्ट्रों के प्रतिनिधि भी पेरी का अनुसरण करते हुए जापान पहुंचे और अमेरिका के प्राय समान ही संधियां हुई। नागासाकी में अक्टूबर 1814 में एक ब्रिटिश एडमिरल सर जेम्स स्टर्लिंग ने भी एक संधि की। रूसी एडमिरल काउंट पुतलियातीन के साथ शिमोद में फरवरी 1855 में संधि हुई। इस तरह से जापान के द्वार उन्मुख करने के लिए दूसरा बड़ा कदम 1858 में उठाया गया। अमेरिकी वाणिज्य दूत
टाउनशेंड हैरिस के प्रयत्नों से 1858 में जापान और अमेरिका के बीच एक नई संधि हुई। इस संधि के द्वारा 4 नए बंदरगाह अमेरिकियों के लिए दे दिए गए। अब इन 7 बंदरगाहों पर व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। अमेरिका ने इस बात का आश्वासन दिया कि यदि जापान को पाश्चात्य देशों के कारण किसी प्रकार की मुसीबत का सामना करना पड़ता है तो वह उसकी मदद करेगा। जापान अपने आयात निर्यात का माल पर अमेरिका से केवल 5% ही कर ले सकेगा। इस संधि का क्षेत्राधिकार की शर्त भी सम्मिलित की गई। शोगुन व्यवस्था का अंत। 12वीं शताब्दी में योरितोमो के समय से जापान में शक्तिशाली सामंतों का काल आरंभ हुआ। सम्राट शक्तिशाली सामंतों को शोगुन की उपाधि देते थे। शोगुन का अर्थ था बर्बरों का दमन करने वाला, सेना का सर्वोच्च अधिकारी। शोगुन प्रणाली से शासन की वास्तविक शक्ति एक वंश से दूसरे वंश तक पहुंचती रही। पेरी के द्वारा जापान का द्वार खोलने से पश्चिमी विदेशियों का जापान के साथ संधि समझौते करने का अवसर प्राप्त हुआ। जापान में विदेशियों के विरुद्ध लहर उठी और उसने हिंसक रूप धारण कर लिया। अब शोगुन के लिए ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। उनकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती जा रही थी। अब शोगुन ने विदेशियों से संबंध के प्रश्न पर सम्राट की अधिकार सत्ता की शरण लेकर अपनी स्थिति मजबूत करने का फैसला किया। 1862 में कुछ अंग्रेज सहयोगवश सत्सुमा के दाइमों के अनुयायियों से किसी सार्वजनिक मार्ग पर मिले। इसमें कुल के स्वामी भी थे। अंग्रेज रिचर्डसन अपने 3 साथियों के साथ घोड़े पर सवार था। जापान में प्रचलित शिष्टाचार के नाते उसे कुल के स्वामी के जुलूस के लिए रास्ता छोड़ देना चाहिए था, पर उसने ऐसा नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि रिचर्डसन की हत्या हो गई। ब्रिटिश सरकार ने तत्काल इस मामले पर जवाब मांगा और अपराधी को सौंपने की मांग की, किंतु सत्सुमा के सामंतों ने अपराधी को सौंपने से इनकार कर दिया। तो ब्रिटिश सैनिकों की एक टुकड़ी ने सत्सुमा की राजधानी कागोशिमा पर गोलाबारी की। दूसरी महत्वपूर्ण घटना चोशु में घटित हुई। वहाँ पर कागोशिमा की घटना से पश्चिमी देशों के प्रति विद्वेष की भावना अधिक प्रबल थी। 1863 में इसी भावना से प्रेरित होकर सम्राट की ओर से यह आज्ञा प्रकाशित की गई कि विदेशियों को देश के बाहर निकाल दिया जाए। विदेशियों का कोई भी जहाज जापान में न आए। इस कार्य का आरंभ चोशु के सामंत ने किया। उन्होंने सबसे पहले एक अमेरिकी जहाज पर गोली चलाई। अमेरिकियों ने तत्काल एक युद्धपोत भेजकर नगर पर गोलाबारी करके प्रतिशोध ले लिया, किंतु जापानियों द्वारा दूसरे देशों के व्यापारिक जहाज़ों पर भी जब गोलियां चलाई गई तो सभी देशों ने मिलकर एक संयुक्त अभियान का निश्चय किया। 1864 में ब्रिटेन, फ्रांस, डच और अमेरिकियों ने मिलकर जंगी जहाज़ों का एक बड़ा बेड़ा शिमोनोसेकी में भेज दिया, जिसने वहाँ के किले पर गोलाबारी करके उन्हें नष्ट कर दिया। युद्ध के परिणाम स्वरूप जापान को $30 लाख देना तय किया। अब विदेशी लोग ये बात अच्छी तरह से समझ चुके थे कि जब तक सम्राट की सहमति नहीं हो उनकी स्थिति
जापान में असुरक्षित है। अतः 1866 में ब्रिटिश प्रतिनिधि सर हैरी पार्क्स ने सम्राट के समक्ष प्रस्ताव रखा कि यदि वह संधियों का समर्थन कर देता है तो विदेशी शक्तियों ने जो संयुक्त रूप से जुर्माना चोसू पर लगाया था उसका एक भाग वह छोड़ देंगे। इन राष्ट्रों की शक्ति से भयभीत होकर सम्राट ने संधि की स्वीकृति दे दी। इस संधि जापान का द्वार उन्मुक्त करने की दिशा में तीसरा सबसे बड़ा कदम था। शोगुन व्यवस्था का अंत। सम्राट द्वारा संधि की स्वीकृति देने पर शोगुन ने 14 अक्टूबर 67 को अपना पद से इस्तीफा दे दिया। इसके तुरंत बाद सम्राट की ओर से इस पद की समाप्ति की घोषणा की गई। इस प्रकार सम्राट ने अपने राज्य पर सीधा शासन स्थापित हो गया और जापान की संपूर्ण शक्ति अब सम्राट के अधीन केंद्रीभूत हो गई थी। मेiji काल में सुधार। 25 जनवरी 1868 से 30 जुलाई 1912। सम्राट कोमेई का देहांत के बाद 25 जनवरी 1868 में मुत्सो हितो जापानी की गद्दी पर बैठा। जापान के इस नए राजा के शासन की वर्षा अवधि को मेiji अर्थात प्रबुद्ध प्रशासन विकासोन्मुख शांति कहा जाता था। मेiji युग का आरंभ 25 जनवरी 1868 से होता है और उनकी समाप्ति 30 जुलाई 1912 को मुत्सो हितो की मृत्यु के साथ होती है। युवक सम्राट का सभी का आमूल परिवर्तनवादियों ने समर्थन किया और उसके समय में जापान का न केवल आधुनिकीकरण हुआ अपितु जापान की गणना एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में भी होने लगी। प्रशासन का केंद्रीयकरण। शोगुन तंत्र के अमूल के समय ही राष्ट्र का केंद्रीयकरण की दिशा में पहला कदम उठाया गया। 1868 में मंत्रिमंडल या परिषद का गठन किया गया। इसमें 3 पद रखे गए। पहला पद था सर्वोच्च अधिकारी सोसाई का, जो सम्राट का निकट संबंधी को मिला था। दूसरा प्रथम श्रेणी के पार्षदों का गीजो का था। तीसरा पद था दूसरी श्रेणी के पार्षद सान्यों का। विधायिनी परिषद दाइजोक्वान के 2 सदन थे, एक राज्य परिषद यानी उच्च सदन में गीजो और सान्य थे और विधान सभा यानी निम्न सदन, इसमें सामंती वर्ग के प्रतिनिधि थे। असली शक्ति राज्य परिषद में निहित थी। 1868 की राजधानी क्वांटो से हटाकर टोक्यो में स्थापित हो गई। सामंती प्रथा का अंत। शोगुन तंत्र की समाप्ति तथा नए युग के आगमन से सामंती प्रथा स्पष्टतः एक अतीत की वस्तु हो गई। 1868 के आदेश के अनुसार प्रत्येक सामंती सरदार के क्षेत्र में केंद्रीय प्रशासन के प्रतिनिधि के रूप में नागरिक अधिकारी की नियुक्ति होगी। इस प्रकार टोक्यो द्वारा नियंत्रित शासन व्यवस्था आरंभ हुई। केंद्रीय प्रशासन को सशक्त बनाने के लिए सामंतों ने अपने अपने क्षेत्र की भूमि आबादी के नक्शे रजिस्टर सम्राट को सौंप दिए। इस प्रकार सम्राट का अधिकार इन क्षेत्रों पर स्पष्ट रूप से जम गया। 1871 के एक शाही फरमान जारी किया गया जिसके द्वारा सामंतवाद को पूर्णतः अंत कर दिया गया।
संविधान का निर्माण। जापान में राजनीतिक विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व कीदो इटागाकी और ओकुमा ने किया। राजा की ओर से प्रशासन ने यह वचन दिया कि एक राष्ट्रीय विधानसभा गठित की जाए और देश के लिए संविधान का निर्माण किया जाए। इस घोषणा के एक वर्ष पश्चात ही पश्चिमी देशों में प्रचलित संविधानों का अध्ययन करने के लिए काउंट ईटो को विदेश भेजा गया। विदेश से वापस आने पर उसकी अध्यक्षता में एक संविधान आयोग की स्थापना की गई, जिसका कार्य जापान के लिए पश्चिमी देशों के समान संविधान बनाना था। उन्हें प्रशा की शासन प्रणाली जापान के लिए उपयुक्त महसूस हुई, अतः यही शासन प्रणाली जापान के लिए आदर्श बन गई। 11 फरवरी 1889 को एक भव्य समारोह में सम्राट ने इस संविधान की औपचारिक रूप से घोषणा कर दी गई। यह घोषणा की गई कि तत्कालीन राजा शाश्वत काल से अनवरत रूप से चली आ रही श्रृंखला की एक कड़ी है। वह सर्वोपरि है, वह सर्वोच्चता के अधिकारों से संपन्न साम्राज्य का अध्यक्ष है और वर्तमान संविधान की धाराओं के अनुसार उन अधिकारों का प्रयोग करता है। उसकी प्रशासकीय सेवाओं के संगठन, नागरिक व सैनिक सेवाओं में नियुक्ति, सेवाच्युत करने और उनका वेतन निर्धारित करने का अधिकार उसी को है। वह तीनों सेना का सर्वोच्च सेनापति है। युद्ध घोषित करने, शांति संधि स्थापित करने का अधिकार उसी को है। साम्राज्य की विधानसभा की सहमति से सम्राट सभी कानून बनाते थे। सम्राट के पास अध्यादेश जारी करने का व्यापक अधिकार दिया गया। इन अधिकारों का प्रयोग सम्राट के वैधानिक परामर्शदात्री समिति के माध्यम से कार्य करते थे। ये प्रिवी काउंसिल या मंत्री परिषद, किंतु व्यवहारिक रूप से सम्राट इतना शक्तिशाली नहीं था। सभी कार्यवाही के रूप में मंत्रियों द्वारा निष्पादित किए जाते थे। सामान्यतः वह राज्य करता था, शासन नहीं। जापान में 2 सदन, अभिजात सदन हाउस ऑफ पीयर्स और प्रतिनिधि सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। इसमें प्रथम सदन में राज परिवार तथा उच्च कुल के सदस्य निर्वाचित थे। दूसरे सदन प्रतिनिधि में पूर्णतः निर्वाचित सदस्य थे। राजा की व्यक्तिगत सलाह के लिए प्रिवी काउंसिल थी। इसकी नियुक्ति स्वयं राजा द्वारा की जाती थी। जापान के लिए एक न्यायपालिका का विधान था। उसके सदस्य अपने पदों पर तब तक रहते थे जब तक उनका आचरण ठीक था। सरकारी अधिकारियों से संबंधित मामले पर पृथक न्यायालय की व्यवस्था थी। इस प्रकार पूर्वी एशिया में किसी भी राजा द्वारा स्वीकृत यह पहला संविधान था। इससे जापान का एक तरह से आधुनिकीकरण शुरू हुआ। सैनिक सुधार किए गए। अब 73 से ही जापान के सैनिक सेवा को अनिवार्य कर दी गई। सेना का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और 71 में टोकियो, सेनाई, ओसामो, कुमाटोमो पर नौसैनिक अड्डे बनाए गए और जापान की रक्षा हेतु आवश्यक शस्त्रों का निर्माण की तरफ ध्यान दिया गया। मेजिक युग में आर्थिक और औद्योगिक विचार क्षेत्रों में आश्चर्यजनक विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति सफल हुई। उद्योगों के साथ 1870 में उद्योग मंत्रालय की स्थापना की गई। विदेशी व्यापार करने के लिए विनिमय केंद्र की स्थापित की गई।
1890 तक जापान में कपड़ा, शीशा, रेशम, कागज, सीमेंट आदि के उद्योग स्थापित हो गए। 1872 में जापान में एक राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की गई। सेंट्रल बैंक ऑफ जापान 1882 में आर्थिक रूप से कार्य करने के लिए स्थापित किया गया। 1887 में जापान में याकोहामा सोना चांदी बैंक स्थापित किया गया। यातायात के साधनों का विकास एवं उनमें सुधार के लिए आर्थिक सहायता देकर जहाज बनाने वाली कंपनी स्थापित की गई। परिणाम स्वरूप 20वीं शताब्दी के आरंभ में जापान नौसैनिक क्षेत्र में अग्रणी बन गया। सर्वप्रथम 1872 में टोक्यो और योकोहामा के बंदरगाह के बीच रेल चलाई गई। इसी तरह से कृषि क्षेत्र में भी मेजिक युग में बहुत सारे सुधार किए गए। कृषकों का भूमि का स्वामी बना दिया गया, जिस पर वह प्राचीन काल से सामंतों के लिए खेती करते थे। बेगार प्रथा समाप्त कर दी गई। अब कृषक पश्चिमी देशों के अनुरूप नए नए प्रयोग करके कृषि व्यवस्था में सुधार किए गए। बौद्धिक जागरण और शिक्षा और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी इस मेजिक युग में बहुत बड़ा सुधार हुए, परिवर्तन हुए। जापान में 1871 में शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। जापानी बच्चों को 6 वर्ष तक स्कूल में शिक्षा के लिए भेजना, शिक्षा ग्रहण करना अनिवार्य कर दिया गया। अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए नॉर्मल स्कूल की स्थापना की गई। 1913 में सेदई में पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। जापान का प्रथम दैनिक समाचार पत्र द याकोहामा मेनिची 1870 में प्रारंभ किया गया। शिंटो धर्म की पुनः प्रतिष्ठा करना, सम्राट के प्रति आदर भाव को पुनर्स्थापित करने के लिए सरकार की ओर से शिंटो धर्म को पुनः प्रतिष्ठापित करने का प्रयास किया गया। शिंटो धर्म को राजधर्म घोषित किया गया। इस प्रकार मेजिक काल में पुनः स्थापना काल में राजनीतिक मान्यताओं, व्यापार, वाणिज्य, परिवहन व्यवस्था, उद्योग, शिक्षा, चिंतन और धर्म के क्षेत्र में महान परिवर्तन हुए। तो इस प्रकार आज का जो हमारा वीडियो है उसको अब हम यहीं पर समाप्त